मुग़ल तोपखानों में मुग़ल साम्राज्य के ज़रिए अलग अलग तरह की तोपें, रॉकेट और खदानें शामिल थीं। इस बारूदी तकनीक ने साम्राज्य को बनाने और फैलाने में बहुत अहम किरदार निभाया है। 16वीं शताब्दी से पहले मिडिल एशिया में तोपखाने का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसके बावजूद चीनी मोर्टार सैकड़ों साल पहले मंगोलों को मालूम थे। यहाँ तक कि सन 1496 में तैमूरी सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के ज़रिए हिसार में तोप के कुछ इस्तेमाल से भारत में तोपखाने के लिए पर्याप्त सैन्य भूमिका नहीं हुई। सन 1509 की लड़ाई में पुर्तगाली जहाज़ में तोपों की मौजूदगी हुई। चल्द्रीन की 1514 की लड़ाई में सफ़विद साम्राज्य पर ऑटोमन की फैसलाकुन जीत के बाद बाबर ने अपनी सेना में तोपखाने और तुर्क तोपखाने की रणनीति को शामिल किया। हालांकि अधिकारी इस बात से असहमत हैं कि वह भारत में कितनी तोपें लाए। बाबर के तोपखाने ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना में ज़रूरी किरदार निभाया था। सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई ने भारतीय युद्ध में बड़े पैमाने पर तोपखाने की रणनीति की शुरुआत देखी। ऑटोमन गन मास्टर उस्ताद अली कुली के मार्गदर्शन में बाबर ने गाड़ियों की स्क्रीनिंग पंक्ति के पीछे तोपें तैनात की। दुश्मन सेनापति इब्राहिम लोदी को बाबर के खिलाफ एक ललाट हमले के लिए उकसाया गया, जिससे वो अपनी गोलाबारी का इस्तेमाल कर सकें। इस रणनीति ने लोदी की हाथी घुड़सवार सेना को भी डरा दिया। भारत में एक मशहूर हमलावर रणनीति के रूप में हाथी युद्ध के आखिर की शुरुआत की। अगले साल खानवा की लड़ाई में सामना की गई अधिक सेना के खिलाफ ये नए हथियार और साजिशें और भी ज़रूरी थीं। फील्ड परिनियोजन और रक्षात्मक किलों में शामिल करने दोनों में तोपखाना मुग़ल सेना का एक ज़रूरी हिस्सा बना रहा। ज़्यादा भारी तोपों को ले जाना मसला बना रहा, यहाँ तक कि अकबर के शासनकाल के दौरान हथियार टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ था। बाद के सम्राटों ने तोपखाने की तकनीकी पहलुओं पर कम ध्यान दिया, जिससे मुग़ल साम्राज्य हथियार टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे पीछे रह गया। हालांकि इस गिरावट ने फ़ौजी मुहिमों पर किस हद तक असर किया, इस पर बहस हुई है। औरंगज़ेब के तहत मुग़ल तकनीक टूटते हुए मराठों से बेहतर बनी रही, लेकिन मराठा गुरिल्ला छापे मारों के खिलाफ मुग़ल तोपखानों की रणनीति को लागू करना मुश्किल था। सन 1652 और सन 1653 में मुग़ल सफ़विद युद्ध के दौरान राजकुमार दारा शिकोह कंधार की घेराबंदी में मदद करने के लिए बोलन दर्रे के ज़रिए से हल्की तोपों को मुंतकिल करने में कामयाब था, लेकिन हथियारों की सटीकता के साथ परेशानियां थीं। साथ ही साथ किले की हिफाजती ताकत एक जीत की पैदावार करने में नाकाम रही। 18वीं शताब्दी तक मुग़ल साम्राज्य की कासीं बंदूकें यूरोपीय कच्चे लोहे के हथियारों की पैदावार के साथ मुकाबला करने में नाकाम थीं, और जीन लो डे लॉरिस्टन के फ्रांसीसी सैनिकों जैसी ताकतों के खिलाफ बगावत की। मुग़ल सेना ने इनफिरादी आग के असले से बड़े बारूद के हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला का इस्तेमाल किया, जिसमें रॉकेट और मोबाइल गन से लेकर 14 फीट से ज़्यादा लंबी एक बड़ी तोप शामिल थी, जिसे कभी दुनिया में आयुध का सबसे बड़ा टुकड़ा कहा जाता था। हथियारों को भारी और हल्के तोपखानों में बांटा गया था। ज़्यादा भारी तोपखाना मुग़ल सेना का एक ज़रूरी हिस्सा था, खासकर इसके शुरुआती सम्राटों के ज़रिए। बाबर ने सन 1527 की घेराबंदी के मुकाबले 225 और 315 पाउंड के बीच तोप के गोले दागने में कामयाब बंदूकें तैनात की, और पहले 540 पाउंड की पत्थर की गेंद को दागने में कामयाब तोप का इस्तेमाल किया था। सन 1540 में कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं ने इतना बड़ा तोपखाना नहीं उतारा, लेकिन
फिर भी उनके पास भारी तोपें थीं जो एक फरसख की दूरी से 46 पाउंड के गोले दागने में कामयाब थी। इन बड़े हथियारों को अक्सर वीर नाम दिया जाता था, जैसे टाइगर माउथ, लॉर्ड चैंपियन या सेना फतेह लश्कर। और न सिर्फ हथियार थे बल्कि कला के वास्तविक कार्य थे। उनकी कलात्मकता ने उन्हें मुंतकिल करना आसान नहीं बनाया। ऊबड़ खाबड़ दर्रे और पानी के पार नाकाबिल रसाई रुकावट थे, और जब उन्हें मुंतकिल किया जा सकता था तब भी ये एक धीमा काम था, जिसमें हुमायूं की तरह अपेक्षाकृत मध्यम तोपों के लिए 16 या 20 बैलों की ज़रूरत होती थी। मोहम्मद आज़म शाह को जाजाऊ की लड़ाई के रास्ते में अपने भारी तोपखाने को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। मोहम्मद शाह के फोर्ट ओपनर जैसे सबसे बड़े हथियारों के लिए 4 हाथियों और हज़ारों बैलों की एक टीम की ज़रूरत थी, और वो शायद ही कभी अपने घेराबंदी के हदफ तक पहुँचे। दूसरे भारी तोपखाने में मोटरार और किले की दीवारों के खिलाफ सैपरों के ज़रिए तैनात खदानें शामिल थीं। इन हथियारों में ध्यान देने काबिल कामयाबी थी, जैसे कि 1567 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी में जीत। उनकी तैयारी और तैनाती मुग़लों के भारी नुकसान की कीमत पर हुई थी। मुग़ल लाइट आर्टिलरी, जिसे रकाब की आर्टिलरी के रूप में भी जाना जाता है, अलग अलग तरह के छोटे हथियार शामिल थे। पशु जनित टुंडा बंदूकों का कई रूपों में व्यापक इस्तेमाल देखा गया। हाथियों ने हाथी बैरल, गजनाल और हथनाल तोपखाने के 2 टुकड़े और उन्हें आग लगाने के लिए 2 सैनिकों को ले लिया। हाथियों ने सिर्फ हथियारों और उनके दल को ले जाने का काम किया। फायरिंग से पहले वो नीचे उतर गए। दूसरी ओर कैमल गन, शटारनाल और स्विवनल गन जम्बुरक को ऊँट की पीठ पर ले जाया जाता था और घुड़सवार होने पर निकाल दिया जाता था। दूसरी हल्की बंदूकें पहिए वाली गाड़ियों पर चढ़ी हुई थीं, जिन्हें बैलों या घोड़ों के जरिए खींचा जाता था। मोबाइल फील्ड आर्टिलरी को मुग़ल साम्राज्य की मरकज़ी सैन्य ताकत के रूप में देखा गया है, जो मुग़ल फ़ौजियों को उनके ज़्यादातर दुश्मनों से अलग करती है। सम्राट के लिए सूरत हाल तोपखाने के टुकड़े हमेशा साम्राज्य के माध्यम से अपने सफ़र पर मुग़ल सम्राट के साथ होंगे। जंग में मुग़ल तोपखाने का मेन इस्तेमाल दुश्मन हाथियों का मुकाबला करना था, जो भारतीय उपमहाद्वीप पर जंग में आम थे। लेकिन बादशाह अकबर इनफरादी तौर से अपनी तोपों की सटीकता में बदलाव करने के लिए गन कैरेज डिज़ाइन करते थे। मुग़ल तोपखाना दुश्मनों के हाथियों को जंग के मैदान से डराकर भगाना था। दुश्मन रैंकों में आने वाली अराजकता मुग़ल फ़ौज को दुश्मन की सेना को हराने में कामयाब बनाती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।